And first of all, I want to thank Kesav sir for having me here. And I'm also very pleased and delighted to share this virtual platform or Dias with one of the best student of political science I have met, Ms. Vasudha Dwivedi. So it's a very good opportunity, and also among all the aspirants and a political science community, it is always good to interact. And I will be bilingual in my session, and my job has been to make you understand ki how I qualified this UGC NET JRF examination. So my whole purpose for this session will be to make you understand what mistakes I have committed you must not do, and also what are those do's and what are those important books that you must follow in order to get good marks in this examination. So once again, I am very thankful to all of you that I am here with all of you. So I'm now sharing my screen to let you know what should be the preparation strategy. Okay, sir, is this screen visible? Yes, sir. Okay, fine. So once again, I welcome everybody here who has registered for this session, and I will be on my topic of how you can qualify this JRF examination. So in this session, a very small packed session, I will discuss the do's and the don'ts, both of paper 1 and of the paper 2. So before going into that, स्टार्टिंग ऑफ योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मैं चाहता हूं कि आप सभी जो है जीरो डाउट के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट के साथ ये देखने को मिलता है कि उनके अंदर प्रिपरेशन के दौरान भी और जब वो प्रिपरेशन खत्म कर रहे होते हैं तो तब तक उनके पास कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जिनके साथ प्रिपरेशन करने से आपकी कभी भी जो है एक अच्छी रैंक नहीं लग सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले उस सारे डाउट्स को डिस्पेल करने के लिए जो चिंतन मुक्त सूत्र है वो आपको जानना होगा कि आपको क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, ताकि आप बहुत अच्छे से फोकस करें उन चीजों पे जो इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहली चीज है कि अप्लाई कौन कर सकता है इस एग्जाम में। सबसे बड़ा डाउट होता है मास्टर्स में, जो लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके जाते हैं उन्हें लगता है कि जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में है तो शायद वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वैलिड स्कोर नहीं होगी अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद भी। ये एक बहुत बड़ा डाउट होता है बहुत सारे स्टूडेंट में। तो ऐसा नहीं है, अगर आप अपने मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में हो फिर भी आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो, और आप एग्जाम देने के बाद अगर क्वालिफाई करते हो तो आपकी वो स्कोर वैलिड होगी। इसका कारण ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पहले इसीलिए ये डाउट है क्योंकि पहले जो जेआरएफ की सर्टिफिकेट वैलिड होती थी उसकी वैलिडिटी एक्सटेंशन 2 साल तक थी, लेकिन अब वो जो जेआरएफ आपकी वैलिड होती है वो लगभग 3 साल तक होती है। तो आपकी अगर जिस दिन रिजल्ट आती है आपकी जेआरएफ की, उस दिन से आपको 3 साल तक का वो टाइम पीरियड मिलता है जहां पे आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके पीएचडी स्टार्ट कर सकते हो, जहां से आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये जो डाउट अगर किसी के मन में है तो मैं सबसे पहले यही क्लियर कर रहा हूँ कि आप कोई भी जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन करके मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में है, अगर वो जून वाला अप्लाई करना चाहता है तो वो वहां पे बैठ सकता है उस एग्जामिनेशन में। दूसरे एक मन में डाउट होती है कि नेट और जेआरएफ, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और नेट और जेआरएफ के एक ही चीज है या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, एग्जामिनेशन जो होती है आपके नेट की, ये आपको पता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो एक रेगुलेटरी बॉडी है पूरे हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया की, वो एग्जामिनेशन ये कंडक्ट कराती है। इस एग्जामिनेशन का नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट। लेकिन जब इस एग्जामिनेशन को जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन करने के लिए वो लोग एक तरीके की पात्रता परीक्षा है, यानी वो उस चीज के लिए योग्य हो जाते हैं, वो पात्र हो जाते हैं। लेकिन उन सारे स्टूडेंट्स में जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसके कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट को जेआरएफ अवार्ड होता है
जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसे हम कहते हैं, जहां पे अगर आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ फेलोशिप मिलती है। वो क्या परसेंटेज है ये आपके मेरे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पे हम नहीं जाते हैं। जो हमारा तीसरा एक डाउट होता है वो होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 ये क्या है। पेपर 1 जो नेट का होता है वो एक तरीके की सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन पेपर की तरह होती है, जो ये टेस्ट करती है कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल क्या है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी क्या है, आपकी रिसर्च डोमेन में जाने के लिए या फिर हायर एजुकेशन में जाने के लिए आपके पास वो क्या रिक्विजिट स्किल्स और क्वालिटीज हैं या नहीं। ये एक टेस्ट पेपर जो होती है वो पेपर 1 की होती है, ये कॉमन पेपर होती है। जो आपकी पेपर 2 होती है वो सब्जेक्ट या डोमेन स्पेसिफिक होती है। अगर आप हिस्ट्री के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो आप अपने डोमेन की वो पेपर के क्वेश्चंस आपके होंगे उसमें। तो ये होता है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जो आपके लॉजिकल रीजनिंग होते हैं उसके सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। हायर एजुकेशन के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से आपसे कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं, और इसके साथ ही आपसे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन रखते हो, ऐसा वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग चीज है। पेपर 1 आपका कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जो आपके ओवरऑल आउटलुक को चेक करते हैं, और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन को चेक करता है। इसके बाद एक डाउट रहता है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है क्या नेट के एग्जामिनेशंस में। बिल्कुल नहीं होती है। नेट के एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, यानी जो ओएमआर फिलिंग वाला एग्जाम होता है ये वो नहीं है। आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ये एग्जाम देना होता है। कुछ स्टूडेंट को ये डाउट होता है, खासकर जो यूनिवर्सिटीज में होते हैं उनकी ये बहुत बड़ी डाउट होती है कि मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और साथ में नेट जेआरएफ की भी तैयारी करना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है और इस दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं आपके करियर के। एक हायर एजुकेशन की तरफ आपको ले जाता है, एकेडमिक्स की तरफ, एकेडमिया की तरफ ले जाती है, और दूसरे जो रास्ते हैं वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ले जाते हैं। दोनों के अगर सिलेबस को भी देखें तो बहुत हद तक बहुत अलग चीजें हैं। जो आउटलुक ऑफ एग्जाम है वो बहुत अलग है, जो आपको अप्रोच है एग्जामिनेशन का वो भी बहुत ही अलग है। तो थोड़ा सा इस मामले में ये मुश्किल है कि आप दोनों चीज को कंबाइन करके पढ़ें, लेकिन पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए ये एक एडवांटेज है। और हम में से बहुत लोग यहाँ पॉलिटिकल साइंस से हैं, तो हमारे लिए एडवांटेज है कि हमारी जो सिलेबस है वो अमूमन GS2 जो यूपीएससी की पेपर होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम और गवर्नेंस के रिलेटेड, और साथ में जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं यूपीएससी की, उसकी एक बहुत हद तक आपकी प्रिपरेशन नेट की प्रिपरेशन के टाइम ही हो जाएगा। तो आपके लिए आपका ऑप्शनल पेपर तैयार हो जाएगा अगर आप नेट की बहुत अच्छी से प्रिपरेशन करते हो। तो यहाँ पे आप जो है वो जो एक मीटिंग ग्राउंड है वो यही है कि आपका ऑप्शनल पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, बाकी तो प्रिपरेशन आपकी बहुत अलग अलग दोनों होती है। फिर है कि क्या है, आप जो है वो पेपर 1 को स्किप करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके अगर 150 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके 50 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके पेपर 1 से आ रहे हैं, आप कैसे स्किप कर सकते हो। और जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो क्वालिफाई नहीं करते हैं इस एग्जामिनेशन को, उनकी सबसे जो मिस्टेक्स होती है उसमें सबसे पहली मिस्टेक होती है कि वो इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं कि लास्ट का जो 7 दिन है उनके एग्जामिनेशन से पहले उसमें वो किसी तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे और फिर वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, और ऐसा नहीं होता है। इस वजह से आपको पेपर 1 को स्किप नहीं आप कर सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप योर पेपर 1 प्रिपरेशन। आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अलग अलग डोमेन है, और दोनों को इक्वली आपको तैयारी करनी होती है। एक क्वेश्चन होता है कि क्या कट ऑफ स्कोर क्या रहता है और आइडियल कट ऑफ क्या होना चाहिए प्रिपरेशन से पहले। मेरी अपनी ये निजी राय है, और आप में से बहुत लोगों की अलग अलग इसमें राय हो। मैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बात कहता हूँ कि आप पेपर को देखिए। जरूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर का पेपर का जो कट ऑफ है वही आप पे लागू हो या उसके आसपास भी लागू हो। इस अप्रोच से भी बहुत लोग फेल हो जाते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो आप इस बात को इंश्योर करिए कि आपने जो पढ़ाई करी है और आपका जो सिलेबस था, क्या उस पैटर्न पे उस हिसाब से क्वेश्चंस आए हैं। और अगर क्वेश्चन लेवल इजी है तो रिलेटिवली सारे स्टूडेंट के लिए इजी होगा, यानी कट ऑफ आपके एग्जामिनेशंस की हाई होंगी। ऐसा नहीं है कि वो पहले वाला 100 कट ऑफ था तो इस बार 102 हो जाएगा, 101 जरूरी नहीं हो सकता है, 115 भी हो जाएगा क्वेश्चन इजी है तो बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपको कट ऑफ खुद से एनालाइज करना है।
और जब आप प्रिपरेशन करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे, तो ये आपके अंदर जो है ये डेवलप हो जाएगा खुद कि किस हिसाब से आपको कट ऑफ एनालिसिस करना है खुद। तो डोंट गो ऑन व्हाट वाज द कट ऑफ लास्ट ईयर और व्हाट वाज द कट ऑफ दिस ईयर। आपको पता है इस बार अचानक पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ, इस बार की जो एग्जामिनेशन अभी हुई थी जिसकी रिजल्ट अभी आई है, उसकी कट ऑफ एक्सट्रीमली हाई है इस बार, और उसका किसी तरीके से पिछले साल के कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात में जो ये आपके अंदर प्रॉब्लम होती है, शंका होती है, ये मत रखिए। कट ऑफ के हिसाब से आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको अपनी एक कट ऑफ डिवाइस करनी है अपने प्रिपरेशन को देख के, क्वेश्चन पेपर को देख के। नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है, और शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किसी चीज को काम करने के बाद आपको वो टेक अवेज क्या है, उस चीज का बेनिफिट क्या होता है। तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद क्या होने वाला है, आपको हायर एजुकेशन में अगर इंटरेस्ट है तो ही आप अप्लाई करते हो, मास्टर्स पीजी करते हो, और फिर आप आगे पीएचडी में जाते हो। गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है, जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, कि अब कोई भी दुनिया का देश ये चाहता है कि उसके देश में ऐसे स्कॉलर्स हों, ऐसे रिसर्चर्स हों जो उसके देश के प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करे, कुछ नए इनोवेटिव क्रिएशंस को करे, और साथ में वो इंश्योर करे कि उसके देश में नए इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हों या इंडिजिनस सोशल सिस्टम डेवलप हो। इसके लिए रिसर्चर्स होते हैं। वेस्ट के पर्सपेक्टिव में देखें तो वहाँ रिसर्चर्स की बहुत सोशल स्टेटस हाई होती है। हमारे यहाँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसमें थोड़ी सी अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम ध्यान उतना नहीं दे पाए थे। खैर, तो ये जो हमारा बेनिफिट होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए ऐसे स्कॉलर्स को स्टिपेंड्स देती है, फेलोशिप देती है। तो वो आपको बेनिफिट होता है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है फैमिली पे। तो आप बहुत इंडिपेंडेंटली एक रिसर्च के काम पे फोकस कर सकते हो। ये सबसे बड़ा एक तरीके का आपको बेनिफिट है, और उसके साथ ही एक सोशल स्टेटस अटैच्ड हो जाता है इस एग्जामिनेशन के साथ, क्योंकि आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के टॉप इचिलियंस में है, तो उसका अपना एक बेनिफिट होता है। और आपके जेआरएफ या फिर नेट के एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के बाद का आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। इस सेशन में मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, और द कम्युन गुरुकुल के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने इस जेआरएफ और नेट के एग्जामिनेशन को, बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया, तो वो लोग भी इस सेशन में होंगे। तो इसके बाद की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप अपने रिसर्च पेपर पे काम करें, कि आपको क्या कैसा प्रपोजल बनाना है, कौन से टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट आपका है, उसको चूज करिए, उसको इन डेप्थ स्टडी करिए, और फिर आगे आप अप्लाई करिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। ये जो डाउट्स हैं, ये डाउट्स हमेशा मन में आपके पूरे प्रिपरेशन में वो परेशान करते रहते हैं। इसीलिए स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं ये चाहता था कि आपको इन डाउट्स को क्लियर कर दूं, और इतना ही आपके लिए मेरे हिसाब से ये डाउट्स कॉमन डाउट्स हैं, यही ऐसे डाउट्स होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। इसके बाद हम अगर मूव करें तो पेपर 1 की बात करते हैं कि पेपर 1 में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कौन सी बुक होनी चाहिए। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने केवीएस मदान बुक के बारे में लिखा है, और साथ में आप देख रहे होंगे कि वो रिपीटेडली बहुत बार लिखा हुआ है। मेरा ये करने का मतलब ये है कि आपको मैं ये बता सकूं कि आपको इस बुक के अलावा कोई भी दूसरा बुक नहीं पढ़ना है। इस बात को बहुत ध्यान से रखिए कि आपका जो रिसोर्स हो बहुत कम हो, लिमिटेड हो, ताकि आप उसको रिवाइज कर सके। तो ये आपका केवीएस मदान और केवीएस मदानी आपको लेनी है। ये बुक आपके सफिशिएंट है पेपर 1 के पूरे जो आपके बेसिक सिलेबस है यूजीसी नेट का, उसको कवर करने के लिए, आपको एक अच्छा स्कोर दिलाने के लिए, जो आपको हेल्प करेगा जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। बहुत सारा आप देखेंगे कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि हर वीक एक नया बुक आता है ये यूजीसी नेट का, तो वो ले आते हैं टेबल पे, थोड़ा उससे पढ़ा, थोड़ा उससे पढ़ा। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, और हमको अवॉइड करना चाहिए नए नए बुक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पेपर 1 में बहुत लोग क्या करने लगते हैं कि पीएचडी शुरू कर देते हैं पढ़ने के लिए। कोई टॉपिक आया, फिर उसको गूगल करे, रिसर्च करा, ये उस टॉपिक से रिलेटेड क्या है। अरे भाई, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है, आप उसको पीछे ही रहने दो। पीएचडी करने के लिए एग्जामिनेशन है जहां पे आप एलिजिबल होंगे तो पीएचडी कर सकते हैं। अगर अभी पीएचडी कर लोगे आप इसी टॉपिक्स पे, तो कभी पीएचडी का वो एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। आपकी टारगेट और फोकस सिर्फ ये होनी चाहिए कि आपको किस हिसाब से इस एग्जाम को क्लियर करना है, और इसके लिए जरूरी है कि आप पीएचडी करना पहले बंद कर दें टॉपिक्स के साथ। आपने एक बुक रखनी है और उस बुक को बार बार रिवाइज करना, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉरी,
सो 10 यूनिट आपके ओवरऑल इस पूरे के पूरे पेपर 1 में होते हैं, ठीक है, और इससे 50 क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और आप आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ऑलमोस्ट स्टूडेंट आते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। और फिर आपका जो लगभग अगर आप 10 स्टूडेंट जो जेआरएफ होगा उसको अगर आप सर्वे करें तो पाएंगे उसमें से 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस फॉर्मूला को मास्टरी करा है। ये फॉर्मूला है 75 और 25 का। ये 75-25 फॉर्मूला है कि आप अगर 75% टाइम और आपके रिसोर्स 75%, आपके सिलेबस सब कुछ अगर आप ध्यान दे रहे हो पेपर 2 पे, तो आपको इक्वली 25% टाइम निकालना पड़ेगा पेपर 1 के लिए। आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि 50-50 दोनों जरूरी है, इट इज 75-25। आप 75% पढ़िए पेपर, आपका जो डोमेन स्पेसिफिक पेपर 2 है, लेकिन आप 25% टाइम जरूर से निकालिए आपके पेपर 1 के लिए, तभी जाके आपके पेपर 1 में अच्छे स्कोर बनेंगे और आप जेआरएफ क्वालिफाई होंगे। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई मैं ऐसा नहीं है कोई नया ट्रिक बता दूंगा या कोई शॉर्टकट कोई नई ऐसी किताब बता दूंगा जिसके बारे में आपको नहीं पता है या नहीं मालूम है। वो सारी चीजें जो आपको पता है वही मैं अभी बता रहा हूँ। आपको करना ही है कि उन किताबों को पढ़ना है, और ज्यादा आपको रिसोर्स के लिए इधर उधर बहुत सारे गूगल करने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 में जो आपने मदान की बुक जब आप लोगे ना, तो उसमें बहुत सारे हर यूनिट के बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आपको नहीं समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन क्या है, और एट टाइम आपको बोरिंग भी लगेगा। कुछ क्वेश्चंस बनाने के बाद आप बुक को बंद कर दोगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। मैं भी ऐसा करता था, सब लोग ऐसा करते हैं रिलेटिवली। तो आपको ये करना है कि आप जब भी कहीं आपको मन नहीं लग रहा है तो ही वो किताब लेके बैठो कि हमको इसमें से 100 क्वेश्चंस या 200 क्वेश्चंस के स्लॉट को टिक करना है। आप पीछे आंसर देखो, उस क्वेश्चंस को पेंसिल लो, इरेजर रखो, और फिर बाद में पीछे आप देखिए उसका आंसर देखिए, आप उसको टिक करके ऑलमोस्ट हर यूनिट के क्वेश्चंस को ऐसे एक बार बना लो। घर में आपके छोटे भाई होंगे या बहन होंगी, उनसे आप कहेंगे जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे कि अब इरेजर लीजिए और सारे के सारे इरेज कर दीजिए। और उसके बाद फिर जब आप पहली बार देख के बना रहे हो, दूसरी बार ईमानदारी से खुद से बनाने की कोशिश करिए। इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज से आपको सारे के सारे मदान के क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम में अगर वो क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत रिपीटेटिव होते हैं, तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को आराम से टिक करके अच्छे स्कोर के साथ आ सकते हैं। जब आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, यानी आप मदान की बुक को सारे क्वेश्चंस को पढ़ चुके होते हो, उसके बाद आप 5 साल के लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और उस 5 साल के पेपर्स में जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप पॉलिटिकल साइंस की जो पेपर 1 की पेपर हुई है उसको आप सॉल्व करिए। आप कॉमर्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, कोई भी जो पेपर 1 का एग्जाम हुआ है उनके क्वेश्चंस को लीजिए और उनको सॉल्व करिए। वो आपको रिसेंट ट्रेंड के साथ आपको अटैच करके प्रैक्टिस कराने में हेल्प करेगी मदान की बुक के एक्स्ट्रा। और ये काम आपको बार बार करना है, रिपीटेटिव होना है। इसमें ज्यादा आपको सोर्सेज नहीं रखने हैं, मदान की बुक लेने हैं, उसके पढ़ने हैं, फिर याद करने, फिर याद करने, फिर याद करने। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उतना ही कहा जाता है कि उतना ही पढ़ना चाहिए जितना रिवाइज कर सके, क्योंकि हम में से कोई सुपर ह्यूमन नहीं है कि एक बार में सब कुछ ऐसे देखा कालिदास हो जाएगा। तो हमें आपको बार बार उस चीज को देखना होगा, तभी हम याद करके एक्यूरेसी के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है रिवाइज का मंत्र, पढ़िए, रिवाइज करिए। एक चैप्टर पढ़ा है फिर उसको रिवाइज करिए, तो इस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे तो आपका आराम से बहुत अच्छे से पेपर 1 जो है क्लियर हो जाएगा। बात अगर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की करें, 100 क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपके जेआरएफ के लिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत अच्छे स्कोर करने होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सिलेबस वास्ट है, स्मार्ट प्रिपरेशन की आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100 to 150 टॉपिक्स ही होंगे जो आपको क्लियर करने। हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत डेप्थ रखता है, तो फिर आपको एक स्मार्ट प्रिपरेशन अगर आप करते हो कि क्या रिक्वायर्ड है, किधर से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, कौन ऐसे टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो उसको थोड़ा आपको एनालिसिस थोड़ा सा करना होता है ताकि आप उन टॉपिक्स को टच कर पाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फैक्चुअल होता है। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है, विदेशों में है, इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम है कि उनके पास पॉलिटिकल साइंस की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जिस वजह से वो कोई एग्जाम यहाँ पे अगर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या फिर नेट का हो, तो वहाँ पे वो थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो जाता है।
तो इस एग्जाम के साथ थोड़ा आप मेरिट डिमेरिट कह सकते हैं आपके लिए अपने हिसाब से, कि यहाँ पे थोड़ा फैक्ट आपको याद होने चाहिए। कौन से बुक्स किसने पब्लिश कराई है, कौन से ईयर में आया था, क्या उसका क्रोनोलॉजी है, चाहे वो अंबेडकर हो, लास्की हो, तिलक हो, गांधी हो, उनकी कौन सी लाइफ की पूरी क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यू हैव टू बी लिटिल फैक्चुअल यहाँ पे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर सिलेबस की बात करें तो भाषणस में आपको बता ही दिया, अगर यूपीएससी में 4 जीएस होते हैं, यहाँ पे आपको 10 जीएस की मटेरियल है लगभग। हर एक टॉपिक, हर एक जो सेक्शन है उसमें वास्ट मटेरियल बहुत ज्यादा आपको है। स्मार्ट प्रिपरेशन, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्मार्ट प्रिपरेशन से ही आप इसको क्लियर कर सकते हो। और इस एग्जाम के साथ ये भी है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना पॉलिटिकल साइंस के साथ, या जो भी सब्जेक्ट आपका डोमेन स्पेसिफिक है, तो आप प्रिपरेशन में ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत बोरिंग एक्सरसाइज है, एक ही चीज को बार बार पढ़ना, रिवाइज करना, रिपीट करना। तो आपको एक इंटरेस्ट भी डेवलप करना होगा अपने सब्जेक्ट पे, जो आपके प्रोसेस को बहुत आसान और स्मूथ बना सकता है। अगर आप ऑनेस्टली प्रिपेयर करते हैं इस एग्जाम के लिए, तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा जो चेंजेस आ जाएगा, या जो चीजें आप सीख सकते हो, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू विल हैव अ वेरी गुड मैनेजमेंट स्किल इन योर लाइफ to handle a course of 10 years, like it itself a very big thing। तो आपको ये मैनेजमेंट स्किल यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा जब आप कुछ टॉपिक्स को स्किप करोगे, कुछ को पढ़ोगे, कुछ को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, और कुछ को तो ऐसा करोगे कि पूरे दीवारों पे लिख दोगे कि ये तो याद करना ही है। तो ये आपकी जिंदगी में ये सिखा देगा कि हर जिंदगी की हर एक लड़ाई जो होती है, हर एक स्ट्रगल होती है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है। So we can afford to skip some of the battles, and we can also we cannot by losing sight। तो आपको कहीं कहीं छोड़ना, किसको पकड़ना है और किसको पकड़ के अपने पास ही रखना है, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। बेसिक्स की होती है किसी एग्जाम में, पॉलिटिकल साइंस की भी जो बेसिक्स है वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, आपके फाउंडेशन स्ट्रांग होने चाहिए, उसी पे आप पिलर बना सकते हो, क्योंकि बिना एक बहुत मजबूत नींव के कोई अच्छी इमारत नहीं खड़ी हो सकती है। तो आपको जो बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस है वो आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आप क्लास 11th और 12th के एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़े हो पॉलिटिकल साइंस की, तो अभी उसे ही कवर कर लो आप, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन काम करेगा आगे के आपके सारे पूरे के पूरी प्रिपरेशन के लिए। हर एक चीज का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको सीखने को मिलेगा, क्या चीज इंपॉर्टेंट क्या नहीं, कितना टाइम किस पे देना है, तो ये भी आपको एक तरीके की लर्निंग स्किल है। अगर सिलेबस की बात करें, आप में से सब लोग जानते हैं 10 यूनिट है, और पूरे के पूरे सिलेबस में, जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी की पहले यूनिट होती है, दूसरे में आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना होता है, तीसरे में इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ना होता है, चौथे में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एनालिसिस को पढ़ना होता है, और उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ने होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस आपका 5th यूनिट पिलर है। उसके बाद आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ना है। ये जो 5th और 6th आप पिलर्स देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट बहुत कोइंसिडेंट है, बहुत हद तक दोनों सिलेबस एक ही है, बस आपको वही चीजें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी होती है। थोड़ा बोले महादेव बाबा की जय। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको उसको डायनेमिक कंटेंट के साथ जोड़ना है। ठीक है, महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, महादेव की जय। और उसके बाद फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक आपका पिलर होता है, और बाद में फिर पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, ये आपका एक यूनिट होता है। उतना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, लेकिन आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन, थोड़ा सा जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको देखने होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल प्रोसेस, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। ये अमूमन 10 यूनिट है, आप इसके बारे में जानते हो। जो अगला सेशन होगा, जो स्टूडेंट टीसीजी के कोर्स में है, जो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस टीसीजी ने डिजाइन किया अपने स्कॉलर्स की टीम के साथ, उसमें मैं इन सब चीज़ों को डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। अभी के लिए आपके लिए जानना यही इंपॉर्टेंट है कि ये 10 यूनिट होते हैं, और बिना सिलेबस पढ़े आप बिना किसी के एड्रेस के किसी के घर नहीं पहुंच सकते हो। उसी हिसाब से किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बिना सिलेबस के आप कहीं भी नहीं टिक सकते हो, आप उस प्रोसेस में, उस रास्ते में ही नहीं रह सकते हो। सिलेबस को बार बार पढ़िए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। जो बेसिक बुक्स हैं उसमें आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए ओपी गावा, बाकी टीसीजी जो नोट्स देती है वो बहुत सफिशिएंट होती है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में भी ओपी गावा, पॉलिटिकल थ्योरी में भी ओपी गावा, ये तीनों बुक्स आप पढ़ सकते हैं बेसिक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बहुत सारी बुक्स हैं, एंड्रयू हेवुड से लेके पॉलिटिकल थ्योरी में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ब्रायन नेल्सन है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आप देखेंगे बहुत सारे फॉरेन और इंडियन राइटर्स हैं। आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है, उन पे पीएचडी नहीं करना है, इन सब चीज़ों बुक्स को आपको बस बेसिक्स जानने होते हैं, वो आपको जान के रखना है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए
अवनीत सिंह या पीयू घोष में से आप कोई ले सकते हैं। इसमें फॉरेन पॉलिसी भी है, जो पीयू घोष वाली बुक है उसमें फॉरेन पॉलिसी भी इंक्लूडेड है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो अगर आप एक बुक परचेज करेंगे तो ये दोनों आपका सफिशिएंटली कवर हो जाएगा। फिर जो फॉरेन पॉलिसी का जो आपका टॉपिक्स है उसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट बहुत डायनेमिक कंटेंट होता है, यानी करंट अफेयर बेस्ड होता है। आप में से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप में से कोई भी कमेंट बॉक्स में कह सकता है इसका आंसर कि ऑपरेशन गंगा ये किस चीज से रिलेटेड है। जो राइट आंसर देगा ग्रुप में उसको टीसीजी की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलेंगे, है ना। व्हाट इज ऑपरेशन गंगा, यू कैन कमेंट इन दी चैट बॉक्स। जो सबसे पहला कमेंट करेगा उसे प्राइज मिलेगा, ठीक है। सर ये भारतीयों को अरे यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए है। ठीक है, फाइन। केशव एंड टीम मेंबर्स ऑफ टीसीजी प्लीज टेक द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट। सो फिर आप कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के लिए जेसी जोरी की बुक्स के सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। बहुत मोटी किताब है जेसी जोरी साहब की, और फिर आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, आउटपुट कुछ नहीं लिख लेगा। कुछ टॉपिक्स उस बुक से लीजिए, उसको क्लियर कर लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक सफिशिएंट है आपके लिए। कुछ क्लास नोट्स और लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सेक्शन है which I believe कि almost Indian university are somehow have a very negative approach in the political science department, कि वहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक डेडिकेटेड फैकल्टीज नहीं होती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको पता होना चाहिए। एम लक्ष्मीकांत जी की बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। तो आप इस बुक को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेफर करिए, सिलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं उसके लिए, और उसके बाद आपके गवर्नेंस के टॉपिक्स आएंगे। इसके लिए अगर आप कोई स्पेसिफिक बुक्स परचेज कर रहे हैं या उस पर अगर टाइम दे रहे हैं तो वो आपके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सही नहीं होगा। वो आपका बहुत डायनेमिक है ये टॉपिक, तो इसको आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली डील करना होगा। एंड आई थिंक टीसीजी के भी नोट्स बहुत हेल्पफुल हैं आपके गवर्नेंस के सारे टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए। पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो हैं उसके लिए भी आपको कोई स्पेसिफिक बुक रिकमेंड मैं नहीं करूंगा। बहुत सारी वैसे तो बुक्स हैं, बट आप उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। पुअर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगेन। तो सबसे पहले आप जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक बुक है ओपी गावा को, उसको पढ़ लीजिए। बाकी जो कंटेंट डायनेमिक्स है उसको कोशिश करिए कि आपके पास एक रिफाइंड स्टडी मटेरियल हो। आप देख रहे होंगे मेरे सारे स्लाइड्स में कहीं कहीं वेरिएंट लिखा हुआ है नीचे। ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन प्रॉब्लम्स की वजह से, इन वेरिएंट की वजह से एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाते हैं या सफल नहीं हो पाते हैं। देखिए मैंने लिखा है ना, पहले वेरिएंट नंबर 1 में लिखा है कि मार्केट से हर वीक एक नई बुक खरीद के ले आऊंगा और फिर पढ़ूंगा, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये काम मत करिएगा। ये वेरिएंट आपको जो है ना कोविड से भी ज्यादा खतरनाक वाला है। दूसरा है कि आप एग्जाम से पहले मैं पेपर 1 की 5 दिन तैयारी करके एग्जाम निकालूंगा, रॉन्ग स्ट्रेटेजी, यू विल स्टैंड नोवेयर। तीसरी आपकी जो वेरिएंट है वो है कि मैं बादाम भी नहीं पढ़ूंगा, बस यूट्यूब पे रोज का वीडियो नया नया जो अपलोड होता है वो देखूंगा। कहीं आपकी प्रिपरेशन टिक ही नहीं पाएगी। 1000 वीडियोस नेट के पेपर 1 के लिए रोज आ रही हैं, आप किसको पढ़ेंगे, किसको स्किप करेंगे। स्टिक टू अ बेसिक बुक, वो आपके लिए रिक्वायर्ड है। उसी से एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा उसी से पूछेगा, उसी पैटर्न पे पूछेगा। आप यूट्यूब वीडियो से यहाँ से वहाँ कहाँ चले जाओगे आपको पता ही नहीं। तो इसीलिए आप अननेसेसरी यूट्यूब वगैरह यूज मत करिए, थोड़ा कॉशियसली यूज करिए। इसके साथ बिना सिलेबस के प्रिपरेशन जो स्टार्ट करते हैं उनके लिए भी है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। पीएचडी किसी बुक पे नहीं करनी है, पीएचडी किसी टॉपिक पे नहीं करनी है। एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स को क्लियर करना है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और एग्जाम में बनाना है, ये ध्यान रखना है। अब इस सब का ये सब प्रॉब्लम्स हैं, सोल्यूशन आपके पास है। मैं अपनी सोल्यूशन बताता हूँ जो मुझे हेल्प करी है एग्जामिनेशन में, कि मैंने लगभग 50,000 से ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन के दौरान पहले सॉल्व करी है। मैं अपने मास्टर्स के दौरान जो 2019 से 21 के दौरान मैंने लगभग 50,000 और उससे भी ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करी है। आई एम वेरी ग्लैड एंड डिलाइटेड टू अनाउंस कि मैंने टीसीजी के अंदर ही पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट को पढ़ाया है। आई हैव मेंटोर्ड एंड फैसिलिटेटेड द होल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और उस कोर्स ड्यूरेशन के दौरान ही लगभग 50,000 क्वेश्चंस मुझे ऐसे हैं जो पॉलिटिकल साइंस के याद हो गए, पढ़ाते पढ़ाते, डिस्कस करते करते, क्वेश्चंस की एनालिसिस करते करते। ये मेरे लिए एडवांटेज था। आपको भी अपना कोई एक स्ट्रॉन्ग पिलर ढूंढना होगा कि आपके लिए वो क्या है जो काम कर सकता है, या आपके लिए वो कौन सी वैक्सीन है जो आपको हेल्प कर सकती है इम्यूनिटी के लिए।
उसके बाद अगर आप देखें तो मेरा पूरा एक ऐसा एटमॉस्फेयर है, एकेडमिक सर्कल है, जहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के और बहुत सारे जेआरएफ मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लोज कम्युनिटी में हैं। तो ये चीज़ एक साइकोलॉजिकल फियर जो होता है मेरे अंदर, या किसी भी एग्जामिनेशन को टैकल करने के लिए जब आपको क्वालिफाइड लोग आपके आसपास होते हैं तो आपको वो एग्जाम बहुत आसान लगने लगता है। एक तरीके की साइकोलॉजिकल फियर है कि आप देखते हो कि हाँ, यूएन का सेक्रेटरी बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो आपके बगल का नहीं है। अगर आपका वो दोस्त हो तो आपको यूएन के सेक्रेटरी की पावर्स, अरे वो तो ठीक है, बगल का ये दोस्त है, तो ये ऐसे इस तरीके का होता है। तो इसीलिए ये मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा कि मैं इस एग्जामिनेशन को उतना हाइप्ड नहीं समझता था, क्योंकि मेरे आसपास सारे वैसे लोग थे जिनको मैं देख के और जिनके साथ बातें करके मैंने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया है। ऐसा अगर आपके पास एम्बियंस एटमॉस्फेयर हो जहाँ पे बहुत अच्छे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में, एंड आई एम ग्लैड कि आपको आई एम शेयरिंग अ डायस विथ दिस वर्चुअल डायस विथ समवन हु इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, मिस वसुधा द्विवेदी मैम, और वो आपको बताएंगे किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर दिस स्क्रीन विथ मैम। तो मेरा जो पहला अटेम्प्ट था ना, it was when I was in first semester of my masters. तो I had got 99.677 percentile. तो मेरा नेट हो गया था। I was somewhat not in a very good state of mind at that point of examination. तो थोड़ा वहाँ पे स्कोर थोड़ा और अच्छा होता तो that would have been a JRF. पर thank God वहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाई करने का एक टाइम मिल गया और बहुत सारी और नई नई चीज़ें पढ़ने को मिली। फिर सेकेंड जो मेरा अटेम्प्ट था वो जून को कोविड की वजह से बहुत डिले होते होते जून 2020 का एग्जाम हुआ था, जिसमें आई हैड 66% मार्क्स और फिर 68 वाज कट ऑफ। अगेन आई वाज समवेयर अराउंड एंड आई क्लियर्ड नेट। फिर जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था दिसंबर 2021 वाला, वेयर आई गॉट 99.995 और आई क्रैक्ड JRF फाइनली। So my purpose of saying you this all process ki the whole crux of the story is ki life is too large. Your health matters, your family matters, your friend circle matters, all those, and above all luck factor matters. So I believe ki for this third attempt luck was on my side beside whatever I have studied. तो ये सब भी मैटर करता है आपके लिए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ को जीनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक फ्रेंड सर्कल कम्युनिटी में रहनी चाहिए, और फिर आप उस सक्सेस को एंजॉय कर सकते हो अपने लोगों के साथ। सो दिस इज ऑल माय जर्नी हाउ यू कैन क्वालिफाई। आपको फिर मैं एक समराइज कर देता हूँ। एक बुक पेपर वन के लिए प्रॉपर टाइम देनी है आपको। कट ऑफ खुद से बनाइए, योरसेल्फ, नॉट फ्रॉम अपने हिसाब से। आप देखिए क्या कट ऑफ रहेगा, प्रॉपर स्टडी करिए पहले सिलेबस को ध्यान से, क्या पूछ रहे हैं, क्या टॉपिक्स है, उससे ज्यादा वो नहीं पूछते हैं। आप अगर 5 ग्रंथ भी पूछेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसी से क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन आप 5 टॉपिक्स पढ़ के सिलेबस से जा रहे हो सकता है आप 10 क्वेश्चन एग्जाम में क्वालिफाई कर लो। तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैंने तो बहुत करी, आपके पास भी ऐसा बहुत सारा स्टडी मटेरियल होगा, आप भी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, लाइफ को एंजॉय करिए, चिल करिए। अगर मुझसे और भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। फॉलो इज नॉट द राइट वर्ड आई थिंक। तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं लिंक्डइन पे, अनिमेश विवेकानंद मिश्रा करके मेरा अकाउंट है। और फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अपनी कोई डाउट और क्वेरी है तो indiananimesh.is@gmail.com पे। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू केशव एंड थैंक यू होल TCG टीम for having me here, and आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for patiently listening me for so many long time. Thank you so much.